गुजरात घोषणा पत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है गुजरात घोषणा पत्र, जो गांधीनगर गुजरात में 2 दिवसीय ये एक प्रोग्राम हुआ है, शिखर सम्मेलन है। WHO, याद रखिए, ये याद रखना है, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023। ये एक सवाल पूछा जा सकता है, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आप याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, और यह पहला सम्मेलन हुआ है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, पहला सम्मेलन हुआ है। अब दोस्तों, पारंपरिक चिकित्सा मतलब तो जो पुरानी पद्धतियों के हिसाब से चिकित्सा होती थी, इलाज होता था, उसके लिए WHO द्वारा ये शुरू किया गया है, और जिसकी शुरुआत इसी साल गांधीनगर गुजरात से हुई है। अब आगे देखते हैं, इसी में एक और भी है कि WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। तो आपसे पूछा जाए कि WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र कहाँ है, तो वो है जामनगर गुजरात, जो पिछले साल मतलब 2022 में ही शुरू हुआ था, जिसे WHO ग्लोबल सेंट्रल फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा जाता है। अब एक सवाल हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न सुनने को भी मिला है, देखने को मिला है। पूछा जाता है कि गुजरात की कैपिटल, तो अहमदाबाद और गांधीनगर में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है सबको, ज़्यादातर लोगों को होता है। जिनको पता है कि गुजरात की कैपिटल क्या है, तो सर्च किए बिगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट सवाल, 19वां एशियाई खेल हंगसू चीन में होना है, जो 2022 में होने वाला था, तो 2022 में ना होके यह 2023 में होने जा रहा है। ठीक है, अगला है त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूल, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास है ये त्रिशूल, भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास है, जो लेह से राजस्थान तक, जो वेस्ट कॉरिडोर है, मतलब पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट बोल सकते हैं, जो लेह से लेके राजस्थान तक का आता है, वहाँ पर ये होने वाला है, उस रूट पर होने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप स्ट्रीट 20 का आयोजन होना है कहाँ पर? चेन्नई में। तो एक सीधा जिसमें छोटे बच्चे ही भाग लेते हैं, तो स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप कहाँ पर होने वाला है? तो याद रखिए, चेन्नई। नेक्स्ट, GI टैग। अब हर महीने या हर 2 महीने में कहीं ना आपको GI टैग का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब नए GI टैग बन रहा है, हर महीने या हर 1.5-2 महीने में बनता है। ठीक है दोस्तों, अब GI टैग है, आज तक अप्रॉक्स अगर हम कहें तो 140 से 160 के अगल बगल तो GI टैग हो गए हैं। लेकिन पुराने GI टैग ना याद रख के जो लेटेस्ट आते हैं वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले पेपरों में पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा में दिया गया है GI टैग रायगढ़ सॉल, उड़ीसा का रायगढ़ की सॉल, और एक है कोरोपुट काला जीरा चावल। आप कोरोपुट काला जीरा चावल याद रखिए, ये उड़ीसा के 2 नए GI टैग मिले हैं उड़ीसा को, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आप जिस भी राज्य के पेपर दे रहे हैं, या यूपी हो, MP हो, गुजरात हो, राजस्थान, वहाँ का GI टैग आपको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक ये सवाल आ सकता है, वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग, वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग में किस किस देश का कौन सा नंबर आ रहा है वो बताया गया है। तो अमेरिका की संस्था है विश्व रिपोर्ट द्वारा ये दिया गया है, जिसमें 136 देश शामिल होते हैं।
जिसमें फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट रैंक कौन है, स्विट्जरलैंड, जो लगातार दूसरी बार आया है और कुल 6 बार, याद रखिएगा, कुल 6 बार इस रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कर चुका है, और पिछले साल भी और इस साल भी स्विट्जरलैंड लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। दूसरा नंबर में कनाडा है, तीसरे नंबर में स्विट्जरलैंड है, और भारत, याद रखिए, भारत 30वें रैंक पर है। 136 देशों में वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग में भारत 30 नंबर की रैंकिंग पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 सितंबर, ये एक वन लाइनर के तौर में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 1967 से मनाया जाता है, और इस साल की जो थीम है, थीम थोड़ी बड़ी है लेकिन आप उसे शॉर्ट में याद रखिएगा, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ठीक है, उसके बाद में तो बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर द, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप जितना ये हमने बताया है उतना आप याद रखिए, उसके बाद में ना भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब देखिए इसके ऊपर से थोड़ा स्टैटिक जीके भी ये 2 देख लेते हैं कि शिक्षा, हमारे देश में जो भारत देश में एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र की जॉइंट सूची में आता है। आप संविधान पढ़े ही हैं तो आपको याद होगा। और हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये एक स्टैटिक जीके के तौर में भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए। इसमें पॉलिटी का भी हमने डाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, मतलब सबसे अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो वायु सर्वेक्षण दिया गया है, तो इस बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में रिपोर्ट में 131 शहरों को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें फर्स्ट है 10 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले जो हैं प्लस में। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? हर साल की तरह इंदौर, आगरा, ठाणे, मतलब फर्स्ट नंबर में इंदौर है, याद रखिएगा, 10 लाख के ऊपर। और सबसे खराब है मदुरई को सबसे खराब है। फिर सेकंड है 3 लाख से 10 लाख के बीच। तो 3 लाख से 10 लाख के बीच में जो जनसंख्या है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ है अमरावती, और खराब है जम्मू का। तीसरा है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ है परवाणु। ठीक है, और सबसे खराब कोहिमा। ये याद रखिएगा, शायद ये पूछा जा सकता है वनडे में। और आपको जो भी करंट अफेयर्स बताया जा रहा है वो सीधा सीधा आपके पेपरों में पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। और जिनकी डिटेल्स हमें बताने की जरूरत लग रही है वो हम समय के हिसाब से आपको बताते भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है, 7 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट नमन। अब एक सवाल पूछा जाए कि प्रोजेक्ट नमन, तो प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी द्वारा शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट नमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट 15 अप्रैल बंगाल दिवस को मंजूरी मिली है। ऐसे तो हर राज्य का एक ना एक दिन होता है मनाने का, लेकिन इस बार बंगाल दिवस को 15 अप्रैल को मंजूरी मिल गई। मतलब 15 अप्रैल, अब हर साल 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये एक नया बना है। तो पश्चिम बंगाल के जो पेपर्स होंगे वो तो पूछा ही जाएगा, या अन्य स्टेट अगल बगल के यूपी, बिहार, झारखंड, इन पेपरों में भी आ सकता है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। G20 समूह में अफ्रीका संघ शामिल हुआ है। ठीक है, तो
तो आज से मतलब अब की बार G20 ना होकर क्या हो गया है, G21 हो गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो G21 हो गया है। इसमें देखते हैं तो ये 18वां शिखर सम्मेलन था जो नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली, ठीक है, भारत में। 9 देश और 14 संगठन इसमें आमंत्रित थे, कुल कह सकते हैं कि उस हिसाब से 9 देश थे और 14 संगठन थे। इस बार की थीम जो रखी गई थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। अब ये अफ्रीका संघ जो है तो उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन के तौर पे हमने लेके आए हैं कि इस बार जो G20 का G21 हो गया है, तो अफ्रीका संघ में कुल 55 अफ्रीका देश हैं। अफ्रीका के कितने, कुल 55 देश हैं जो इसमें अफ्रीका संघ में शामिल हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 26 मई 2001 को अफ्रीका संघ की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा इथोपिया में है। और इसके अभी के जो अध्यक्ष हैं वो है अजाली असोमनी अभी के अध्यक्ष हैं अफ्रीका संघ के, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अफ्रीका संघ। अब एक बन सकता है एक सवाल कि चीन के राष्ट्रपति, स्पेन और रूस के राष्ट्रपति, रसिया, मतलब चीन, स्पेन और रूस के राष्ट्रपति इस बार G20 में स्वयं नहीं आए थे, मतलब शामिल नहीं हुए थे, भाग नहीं लिया था। इनकी जगह इनके प्रतिनिधि आए थे, ठीक है, लेकिन ये खुद नहीं आए थे। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं पेट्रो संचेज, और रूसी राष्ट्रपति आप जानते ही हैं व्लादिमीर पुतिन, ये 3 लोग थे जो स्वयं खुद ना आके उनके प्रतिनिधि जिनको बना के भेजा था वो आए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये इसलिए पूछा जा सकता है कि भारत में अभी के समय में पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, जैसे एग्जांपल दे दे कोटा में बहुत चर्चा में चल रहा है कि वहाँ आत्महत्या करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस, इतने पेपर्स लिए जा रहे हैं कंटिन्यू, वहाँ पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई हो रही है लेकिन तब भी बहुत सारे बच्चे नहीं झेल पाते और आत्महत्या कर रहे हैं। तो उस वजह से ये कहीं ना कहीं 10 सितंबर वाला करंट अफेयर्स बन सकता है कि 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है। आगे देखते हैं G20 की जब शुरुआत हुई थी तो 10:30-11 बजे करीब जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया था, तब मोरक्को में, उसके थोड़े ही समय पहले मोरक्को में, ये उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे भूकंप आया, और इतना शक्तिशाली भूकंप आया कि मैं आपको बताऊँ कि 2000 प्लस, शायद ये संख्या जितनी बढ़ गई हो, लेकिन 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, इतना शक्तिशाली भूकंप आया था, ठीक है दोस्तों। तो उत्तरी अफ्रीका के देश का नाम है मोरक्को, जहाँ भूकंप आया है, ठीक है। आगे देखते हैं इंद्रजाल। अब इंद्रजाल क्या है, तो भारतीय स्टार्टअप का ग्रेने रोबोटिक्स, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि आगे चल ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित दुनिया का पहला, याद रखिए, दुनिया का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम हैदराबाद में अनावरण हुआ है उसका। तो देखो भारतीय स्टार्टअप है और ये पूरी तरह भारत में विकसित हुआ है, ठीक है। तो भारतीय स्टार्टअप है, एक ग्रेने रोबोटिक नाम की संस्था है जिसने दुनिया का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन बनाया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसलिए ये एक सवाल बन सकता है, मोस्ट IMP में हम इसे रख रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
जितने भी बहुत ही आईएमपी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक ये बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक की तैयारी कर रहा है या अन्य वनडे एग्जाम, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ICRR, आपने CRR सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है, मतलब उससे ऊपर है। I-CRR, वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात। ये एक्चुअली में RBI द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसे बंद करने की घोषणा की है RBI ने। अब है क्या ये चीज़? तो ये चीज़ ऐसी है कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो जो बोलते हैं, को RBI के पास अपनी शुद्ध मांग या समस्त देनदारियों, मतलब लोन वगैरह जो भी समझ लें, का 4.5% उसे बना के रखना होता है, मतलब लेवल बना के रखना होता है, जमा करा के रखना होता है RBI में। लेकिन ये ICRR में CRR से अधिक रखना होता है बैंक में, उससे मतलब 4.5 है तो उससे ज़्यादा रखना होता है ICRR। तो इस बार ऐसा किया गया है कि ये ICRR, आप कैश रिजर्व रेशियो कह सकते हैं, इसको क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक झटके में ना करके, मतलब धीरे धीरे करके इसे बंद करने का निर्णय लिया है RBI ने। तो ये सवाल एक बैंकिंग सेक्टर के लिए पूछा जा सकता है। बैंक के एग्ज़ामों में तो खास पूछा जाएगा, लेकिन अन्य बहुत सारी एग्ज़ामों में अर्थव्यवस्था के तौर पर ये इस सवाल को पूछ लिया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल का एक सवाल था, पहला बैसाख 15 अप्रैल को राज्य दिवस, मतलब पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस मनाया जाएगा 15 अप्रैल को, हर साल मनाया जाएगा। ठीक है, ये पास हुआ है वहाँ। बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है, मतलब बंगाल का जो बंगाली कैलेंडर है उसका 15 अप्रैल वो पहला दिन होता है। ठीक है, तो उस दिन को यह राज्य दिवस घोषित कर दिया गया है 15 अप्रैल। ठीक है, और बांग्लारी माटी बांग्लारी जोल, ये वहाँ का राज्य गान है। ठीक है, कहाँ का? बंगाल का। किसने गाया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया है। तो याद रखिएगा, बांग्लार माटी बांग्लार जोल राज्य गान है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और 15 अप्रैल राज्य दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके में आप ले सकते हैं इसे, सबसे कम जल कुशल फसल। ठीक है, मतलब सबसे कम जल कुशल फसल, मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे कम पानी ही की जरूरत पड़ती हो या अन्य कुछ, ये एक्चुअल में सबसे कम जल भी मिले तब भी वो फल फूलता है अच्छी तरह से। वो एकमात्र फल ये फसल है गन्ना, कि शुरुआत में अगर उसे थोड़ा सा भी पानी मिलता है तब भी वो फल फूलता है अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत निनान, नाम याद रखेगा, अजीत निनान नाम है, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, जो एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, तो एक निधन के ऊपर एक सवाल ये हो सकता है, अजीत निनान का जो हाल फिलहाल में निधन हुआ है वो कौन है थे? तो वो कार्टूनिस्ट थे, ये याद रखिएगा। जो एग्ज़ाम में 100% पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आइए करंट अफेयर्स आज का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर एक है, वो है बर्मिंघम। तो स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है ब्रिटिश का एक शहर है जिसका नाम बर्मिंघम है। तो इसके ऊपर से एक सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा ब्रिटिश का एक शहर है जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया? तो बर्मिंघम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मेरीन, ये नाम याद रखिएगा, मेरीन सैंड वॉच
डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो यूएनईपी द्वारा, ठीक है। तो समुद्र में पर्यावरण के ऊपर एक वॉच रखने के लिए, किस तरह की गतिविधियां हो रही है उसके वॉच रखने के लिए मरीन सैड वॉच एक डेटा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो यूएनईपी द्वारा बनाया गया है। और यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर? नैरोबी केन्या में है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकारी स्कूलों में, याद रखिएगा, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, किसने लगाया है? फ्रांस ने। तो फ्रांस की जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर इस्लामिक धर्म का जो पारंपरिक वेशभूषा है, नाम है उसका अबाया, ये याद रखिएगा, उसमें बैंड लगा दिया गया है। मतलब अब से स्कूल में जितने भी आएंगे वो एक ड्रेस में आएंगे, एक तरह सब बच्चे दिखेंगे, इसलिए फ्रांस में शुरुआत हुई है। तो याद रखिएगा, आईएमपी हो सकता है क्वेश्चन। एक पुस्तक है, बुक आ सकता है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। यूपी के जितने भी पेपर होने वाले हों उनमें ये पेपर एक क्वेश्चन आ सकता है। शांतनु गुप्ता द्वारा ये बुक्स लिखी गई है, जिस बुक्स पुस्तक का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इटली के बारे में जरा जानते हैं। तो फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, वहाँ की इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। अब थोड़ा स्टैटिक, रोम, इटली रोम, जहाँ टाइबर नदी है। तो आपसे पूछा जाए कि टाइबर नदी कहाँ है, तो आप लिख सकते हैं इटली रोम में टाइबर नदी है। नेक्स्ट, ईटीएस क्या है? उत्सर्जन व्यापार योजना। ठीक है, उत्सर्जन व्यापार योजना ईटीएस, यह लागू करने वाला देश का पहला शहर। तो देखो, लागू करने वाला देश का पहला शहर था जो 2019 में लागू हुआ, सूरत ने लागू किया था। सूरत गुजरात में है और ये दोनों शहर गुजरात के ही हैं। और इस साल अहमदाबाद ने भी लागू किया है 2023 में। तो आपसे पूछा जाए ईटीएस के बारे में तो याद रखिए। फिर से हम G20 के बारे में आज एक क्वेश्चन देखते हैं। तो G20 की स्थापना 1999 में, जिसमें कुल 19 देश प्लस यूरोप यूनियन भी इसमें शामिल है, EU। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि 2022 में जो 70वीं बैठक थी वो कहाँ हुई थी? तो इंडोनेशिया। इस साल जो 18वीं बैठक हुई है 2023 में, वो कहाँ हुई है? भारत में। अगले साल 2024 में बैठक जो 19वीं होने जा रही है वो कहाँ होगी? तो वो होगी ब्राज़ील में। याद रखिएगा, ब्राज़ील में। ठीक है, फिर ये भी एक सवाल आईएमपी बन जाएगा G20 के ऊपर से ही है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ हुआ है भारत द्वारा। G20 के दौरान जो नई दिल्ली में G20 समिट हुई है उसमें ये शुभारंभ हुआ है। भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070 रखा गया है। ठीक है, तो आपसे बहुत सारे ऐसे लक्ष्य टारगेट किए जाते हैं कि कब तक में पूरे होंगे, उनमें से एक ये लक्ष्य भी ऐड किया गया है, तो 2070 में। ठीक है, नेक्स्ट है आवारा जानवर। याद रखिएगा, आवारा जानवरों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों की शुरुआत की है किसने? उड़ीसा ने। ठीक है, जितने बहुत सारे पशु ऐसे हैं कि जिनके कोई मालिक नहीं होते, उन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं चोट आ जाती है, कुछ समस्या आ गई, बीमार हो गए, तो ऐसे पशुओं के लिए उड़ीसा सरकार ने ये मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन की सुविधा की है। मतलब कि ये समझो कि उसे बाइक
कि मेडिकल सुविधा होगी या तो किसी भी तरह से छोटी मोटी कार होगी, ये मोबाइल सुविधा, चिकित्सा सुविधा शुरू की गई है। आगे देखते हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बड़ौदा, गुजरात में। ठीक है, कहाँ है? गुजरात। एयरबस इंडिया के साथ समझौता किया है। तो गति शक्ति जो एक सैन्य विद्यालय है, विश्वविद्यालय, उसके ऊपर ये एयरबस इंडिया जो विश्व का सबसे बड़ा कॉमर्शियल विमान है, आप जानते ही हैं, उनके साथ इन्होंने समझौता किया है विमानों के उड्डयन के विकास के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आ सकता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के साथ समझौता किया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है विश्व मसाला कांग्रेस जो मुंबई में होने वाला है, और इसकी थीम रखी गई है विजन 2023 स्पीसीज। ठीक है, मसाला। ठीक है, मसाला मतलब जो हम हर जगह मसाला का उद्योग देखते हैं, सब्जियों में डालते हैं ठीक है, मरी मसाला की। अब इसमें एक खास चीज़ है कि भारत को मसाला का कटोरा कहा जाता है। भारत को, जैसे चावल का कटोरा आपने बोल दिया, जीरा का कटोरा हो गया, इसे धान का कटोरा बोलते हैं, उसी तरह भारत को मसाले का कटोरा बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक स्टैटिक की तरह है लॉन्ग आइलैंड। लौंग, जो लौंग आता है मसालों में, और लॉन्ग आइलैंड कहाँ है? तो जंजीबार। कहाँ है वो जंजीबार? तंजानिया। तो लॉन्ग आइलैंड कहाँ है? तो लॉन्ग आइलैंड आप मैप में देख सकते हैं, जंजीबार तंजानिया में है। और इसी के ऊपर से एक स्टैटिक जीके देख लें, ब्लू वाटर पॉलिसी। आपने अगर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो डी अल्मेडा ने, जो पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, समुद्री मार्ग से बहुत सारे सामान, मसाले लेके जब जाते थे पुर्तगाल अपने, तो समुद्र में बहुत सारे लुटेरे लूट लिया करते थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए चलाई गई थी कि जिससे हम समझौता कर सके, चोरी ना करके उनको भी कुछ सामान दे दिया जाए, तो उनको भी तसल्ली हो जाए और हमारा समुद्री मार्ग अच्छे से चलता रहे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी डी अल्मेडा द्वारा बहुत ही कारगर साबित हुई थी और बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। ये है वरुण 23, एक सैन्य अभ्यास है। किसका? भारत और फ्रांस के बीच में जो नौसेना का अभ्यास है। ये 2 चरण में होने वाला जा रहा है। एक चरण, पहला चरण है पश्चिम घाट में और दूसरा चरण है अरब सागर में। इस तरह 2 चरणों में अलग अलग ये आयोजित होने वाला है। और अन्य जितने भी सैन्य अभ्यास हैं, ठीक है, ये जितने भी अन्य सैन्य अभ्यास हैं उनके बारे में हमने थोड़ी डिटेल्स लिखी है। आप ध्यान दीजिए कि भारत के साथ में जितने भी सैन्य अभ्यास हो रहे हैं वो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है। संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बोगो सागर ये 2। फिर एकथा, ये एकथा भारत और मालदीव, मतलब भारत के साथ में जो देशों के साथ हो रहा है उनका नाम दिया गया है भारत और मालदीव के साथ। इंद्रधनुष, कोकण और वरियर ये किन के साथ हो रहा है? तो ये होता है भारत और यूके के साथ। फिर जायद या तलवार ये भारत और यूएई के साथ में होता है, युद्ध अभ्यासों की बात कर रहे हैं। नोमैडिक एलिफंट ये भारत और मंगोलिया के साथ में युद्ध अभ्यास होता है। फिर काजिंद भारत और कजाकिस्तान के साथ होता है। काजिंद कजाकिस्तान कहीं कहीं सिमिलर हो रहा है। काजिंद और हिंद मतलब दोनों का समन्वय करके काजिंद बनाया गया है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर गरुड़, वरुण, शक्ति ये 3 युद्ध अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के साथ में, ठीक है। वरुण के बारे में आपको बता ही दिया है, 2 चरणों में होगा। गरुड़, वरुण और शक्ति ये 3 फ्रांस के साथ में युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो जितने भी भारत के साथ में युद्ध अभ्यास होते हैं, अभी हमने इसमें अमेरिका वगैरह कुछ नहीं लिखा है जो मिक्स में होता है,
लेकिन जितने भी भारत के साथ में खास खास हैं वो आपको बता दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिली तिमोर लेस्टे की राजधानी है, कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व एशिया का ये देश है, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में बहुत ही मोस्ट आईएमपी एक सवाल हो सकता है ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब 20 आसियान भारत शिखर सम्मेलन में जब गए थे तो वहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया है कि ये दिल्ली जो है, दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है इन्होंने, ठीक है। दिल्ली जो दक्षिण पूर्व एशिया का देश है तो वहाँ पर ये दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवक ब्रिज। अब देवक ब्रिज क्या है? तो देवक ब्रिज के बारे में बताएं। देवक ब्रिज बीआरओ द्वारा देवक नदी जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, देवक नदी पर पुल बनाया गया है और जिसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है। देवक ब्रिज, ठीक है। और इसी के ऊपर से एक और सवाल बनता है न्योमा, ये एक सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्योमा, ये न्योमा कहाँ है? लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का शिलान्यास किया गया, फाइटर एयरफील्ड का शिलान्यास किया गया है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ये जब ये अनाउंस हुआ था, ये बन के तैयार हुआ तो भारत तो ठीक है, पाकिस्तान, चाइना और अगल बगल के और बहुत सारे देश जो चाइना को और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत ही चर्चा में था। ये 15-20 दिन ये वहाँ के मीडियाओं में चर्चा में रहा कि विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है इतनी ऊंचाई में फाइटर एयरफील्ड बना लिया है भारत ने। तो जो पहले उड़ान नहीं भर पाते थे इतनी ऊंचाइयों से, वो अब तुरंत का तुरंत वहाँ बना लिया जाएगा, एयरबस भी वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो 1960-61 में नहीं कर पाए थे वो अब इस बार कर लिया जा सकता है। ये भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना कारगर हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन, देवक ब्रिज और न्योमा लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, याद रख लीजिए, ठीक है। फिर एक है बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। बांध डैम जो बोलते हैं हम, बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर को कहाँ? जयपुर में होने वाला है। उपराष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा उद्घाटन होगा? तो उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सैफ अंडर-16 फुटबॉल, सैफ याद रखिएगा, भूटान में आयोजित हुआ था और इसमें भारत जीत गया है। तो भारत जो जीता है तो किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के भारत जीता है सैफ अंडर-16 फुटबॉल, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आईएमपी हो सकता है, मत्स्य 6000 मतलब समुद्र में 6000 मीटर गहराई में, गहरे समुद्र में, देखिए गहरे समुद्र में अध्ययन हेतु भारत का पहला समुद्रयान तैयार हुआ है जो इसरो ने तैयार किया है। तो आपसे पूछा जाए कि मत्स्य 6000 मतलब 6000 क्या है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि समुद्र में गहराई में अध्ययन करने हेतु भारत द्वारा पहला समुद्रयान तैयार किया गया है जो इसरो ने तैयार किया है। बंगस वैली फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। वैली शब्द आए तो ये समझिए कि वो जम्मू कश्मीर का ही होगा, इस तरह याद रखिएगा। बंगस वैली फेस्टिवल कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। और अन्य कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट नाम वाले हैं, हार्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड का है, और सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड का है। ये साथ में ये दो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यूएस टेनिस ओपन 2023, ठीक है, यूएस टेनिस ओपन 2023 जिसमें विजेता और उपविजेता जो हैं, तो पुरुष कैटेगरी की बात करें तो नोवाक
नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जो सर्बिया के हैं, और उप विजेता इसमें है डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं जिन उप विजेता थे। और महिलाओं में कोको गॉफ जो 19 साल की है, यूएसए की, इन्होंने ये 19 साल की जो कोको गॉफ है, इन्होंने जो हराया है ये आर्यन सब्बालेका जो बेलारूस की है, एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको हरा के ये 19 साल की लड़की चैंपियन बन गई है यूएस टेनिस की, और ये फर्स्ट टाइम चैंपियन बनी है, ठीक है, याद रखिएगा, यह फर्स्ट टाइम चैंपियन बनी है। और नोवाक जोकोविच जो हैं, उनका ये 24वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, ठीक है। तो आपसे अगर सीधा सीधा सवाल पूछे कि आज तक में नोवाक जोकोविच ने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, तो 24, ठीक है। अन्य कुछ टेनिस के, ठीक है, अन्य कोई अन्य टेनिस ओपन विजेता, तो जितने और जो टेनिस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया टेबल टेनिस, ऑस्ट्रेलिया टेनिस की बात करें तो नोवाक जोकोविच पुरुष में जीते हैं, और आर्यन सब्बालेका ये महिलाओं में जीती है। फ्रेंच ओपन तो इसमें भी नोवाक जोकोविच जीते हैं, और महिलाओं में इगा स्वाटेक पोलैंड की हैं, वो जीती हैं। विंबलडन, ठीक है, टेनिस, तो इसमें कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, और महिलाओं में कालेस अंद्रोसोवा जो चेक गणराज्य की महिलाएं हैं। ये अन्य टेनिस ओपन विजेता मेल और फीमेल में हम आपको बता रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जो भारत के लिए कुछ ज़रूरी हैं, तो स्वच्छ शहरों में और ये जो आया था उसके ऊपर से अब थोड़ा ये रिकॉल कर लिया जाए कि पूछे जा सकते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161 रैंक है। फिर शांति सूचकांक 126 नंबर में आता है। भूखमरी में 107 नंबर में आता है। खुशहाली सूचकांक में 125वें नंबर में, और मानव विकास में 132वें नंबर पर भारत का रैंक आता है। ये याद रखिएगा, रैंकिंग सिस्टम याद रखिएगा। आगे देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 दिया गया है जैविक विज्ञान श्रेणी में। जैविक विज्ञान श्रेणी में 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर अश्वनी कुमार और डॉक्टर माइका सुब्बा रेड्डी। ये 2 नाम याद रखेगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जैविक विज्ञान की श्रेणी में दिया जाता है। आगे देखते हैं अमेरिका के लुइसविले शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस की घोषणा की है। तो याद रखिए, ये सवाल इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में सनातन धर्म का थोड़ा जो जिक्र आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो तमिलनाडु से शुरू हुआ या फिर अन्य पॉलिटिक्स विपक्ष के जो नेता हैं जो बोल रहे हैं बार बार, तो उस वजह से ना होके जो भी समझे, तो सनातन धर्म दिवस मनाने की 3 सितंबर की घोषणा कर दी थी। ठीक, कहाँ पे? अमेरिका के लुइसविले शहर में। आगे देखते हैं, अभी जो मोरक्को में भूकंप आया था 6.3 का, कम से कम कहा जा रहा है कि 6000 के अगल आसपास मर गए हैं, मृत्यु हो गई है, और 10,000 प्लस लोग लापता हैं जिनका भी अता पता नहीं है। कहा जा सकता है कि इतनी तीव्रता का था कि 20% शहर तबाह हो चुका है। मतलब तबाही बहुत हुई, लेकिन 20% शहर एकदम तबाह हो गया है, ये कह सकते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए क्या है? रिएक्टर स्केल, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाह के लिए अमीटर, और समुद्र की गहराई के लिए फेडोमीटर। ये कुछ नाम हैं वैज्ञानिक जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किलाउआ ज्वालामुखी। किलाउआ ज्वालामुखी जो हाल ही में सक्रिय हुआ है,
तो ये कहाँ है? हवाई द्वीप यूएसए में, इसे हवाई द्वीप भी कहते हैं, और ये यूएसए में है। आपसे पूछा जाए कि किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो यूएसए लिखिएगा। और अन्य कुछ जो ज्वालामुखी हैं, प्रमुख ज्वालामुखी, उनके बारे में देखते हैं। तो एटना और विसुविपर्स ये इटली में है। फिर स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है काकाटोआ और मासिनाबुग, ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। फिर किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका का ज्वालामुखी है। फिर कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ओ मोनालोआ जो हवाई द्वीप है, ठीक है। तो कुछ विश्व के जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं इनके नाम हैं, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो सक्रिय हुआ है वो तो पूछा ही जा सकता है, उसके अगेन अन्य भी अगर पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं यूरो मुद्रा। यूरो मुद्रा के बारे में, यूरो मुद्रा अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है, तो क्रोएशिया। अभी तक में कुल यूरो करेंसी 20 कंट्रियों ने अपना ली है, ठीक है। यूरो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है, 1953 से मनाया जा रहा है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। कब? आपसे अगर एक सवाल पूछे स्टैटिक जीके का, तो 14 सितंबर 1949 याद रखिएगा, हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। और हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1953 से। 15 सितंबर इंजीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय दिवस, इंजीनियर्स के लिए, तो नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। सर मोक्सगुड विश्वेश्वरैया के जयंती पर 1968 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इंजीनियर्स डे का। एक नया लक्ष्य सरकार की तरफ से घोषित किया गया, उज्ज्वला 3.0, ठीक है। तो 2023-24 और 25-26 तक में 75 लाख घरों को एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। अब यह 75 लाख अगर जोड़ लिया जाए तो कुल 10.35 करोड़ लोग हो जाएंगे, मतलब 10.35 करोड़ परिवार को ये मिल चुका है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। जब ये 75 लाख पूरे हो जाएंगे जिनका लक्ष्य रखा गया है, तो उज्ज्वला 3.0। एक FIBI बास्केटबॉल विश्व कप, बास्केटबॉल का सबसे बड़ा विश्व कप माना जाता है, मोस्ट IMP आप कह सकते हैं इसे। जर्मनी पहली बार विजेता बना है सर्बिया को हराकर। याद रखिएगा, जर्मनी फर्स्ट टाइम विजेता बना है, किसे हराकर? सर्बिया को हराकर जर्मनी फर्स्ट टाइम विजेता बना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार।